नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। आज जिस खबर पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो खबर बहुत बड़ी है और आपको सावधान करने वाली भी है। कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। एक महाराष्ट्र से जानकारी मिल रही है तो फिर एक बेंगलुरु में भी एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हो गई। 1000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त भारत के अंदर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से और गोवा और गुजरात से सामने आए हैं। राजस्थान में भी ये धीरे धीरे पैर पसार रहा है। अब तक राजस्थान में 15 केसेस सामने आ चुके हैं और ऐसे में सवाल ये है कि हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या बूस्टर डोज हमें लगवानी होगी या जो पुरानी हमने डोज लगवाई थी उनसे ही काम चल जाएगा। समझने के लिए हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर हिमांशु, वेलकम। नमस्कार। ये पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हमें रिक्वेस्ट मिल रही थी ये पूछने के लिए कि भाई ये बताइए क्या लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला है, क्या कोरोना की तीसरी वेव तो नहीं आने वाली, क्या डेडली है, माइल्ड है। तो इन तमाम क्यूरीज के मद्देनजर ही हम इस पॉडकास्ट को रख रहे हैं लोगों के सामने आपके जरिए। तो सबसे पहले बताइए, बहुत मुश्किल से तो कोरोना से पीछा छूटा था 2021 के बाद, लगा था कि बस हो गया, ये कोरोना वापस कैसे आ गया और क्या ये डेडली है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना से हमने कभी पीछा छुड़ाया नहीं था। कोरोना एक वायरस है। वायरस जो होता है वो कहीं जाते नहीं हैं। सदियों से जो है इन्फ्लुएंजा हो गए या डेंगू वायरस हो गया, अलग प्रकार के वायरस जो हैं वो रहते हैं हमारे साथ, बस हमको पता नहीं चलता। ये समय के साथ साथ जो है सीजनल चेंजेस आते हैं, इनके अंदर म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन के कारण इनकी इन्फेक्शियस ग्रेडियंट बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आते रहते हैं और ट्रांसमिशन होने के कारण ये पूरी कम्युनिटी में फैलने लगते हैं, जिसको हम एक वेव का प्रारूप कहते हैं कि इस वायरस की वेव आ गई है। जैसे स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, हमारे साथ आज भी लगा हुआ है, उसी प्रकार से ये कोरोना वायरस भी है जी। ये कोरोना वायरस कहीं गया नहीं था, बस जो पुराने वेरिएंट्स थे वो थे और उसके हमने इम्यूनिटी थोड़ी थोड़ी डेवलप कर ली थी। बीच में भी हो सकता है केसेस आए हों बट हमने ध्यान ना दिया हो। बट अभी जो ये नया वेरिएंट जो आए हैं, ये JN1 जो प्रीडोमिनेंट वेरिएंट है, या A435 आया है, या V445H आया है, या T4781 आई है, 3 नए स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन हुए हैं जिसके कारण जो है केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। 20 देशों में केसेस आ चुके हैं। माना जा रहा है कि ये चाइना से जो है ओरिजिनेट फिर से हुआ है। और इंडिया में जो है NB181 तमिलनाडु में और LF2 गुजरात में पहला केस पाया गया है, जो अब हमारे बीच आ चुका है। तो और आप शहरों के में 2 फैला है। वेरिएंट इस वक्त भारत के अंदर हैं कोरोना के, ये क्या डेडली है या माइल्ड है? देखिए, ये मैं बोलूँगा कि WHO ने अभी कुछ भी पुख्ता किया नहीं है। सबसे पहले तो मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आजकल जो मैं बैठा हुआ, सुबह मैं उठा तो मैंने इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोला तो उसमें से एकदम रेड अलर्ट, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं लोगों को डराने के। ऐसे जी। सेंसिटिव मामले में लोगों को डराना नहीं चाहिए। जिनके पास मेडिकल नॉलेज नहीं है या जिनको नहीं पता है, जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही जिनका जानकारी का माध्यम है, वो ऐसे रेड अलर्ट, कोरोना आ जाएगा, ये हो रहा है, नया वेरिएंट आएगा, मौतें हो सकती है, ऐसे करके आदमी जो है जो 4 दीवारी के अंदर रहता है वो घबरा जाता है। हालांकि हम लोग तो इतना, क्योंकि पेशेंट के बीच में रहते हैं तो हम लोग इतना नहीं सोचते हैं, पर मेरा यही मानना है और सब आपके माध्यम से सबको बताना भी यही है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ भी पुख्ता जांच नहीं हुई है। कोई भी चीज़ आती है मार्केट में, कोई भी या कम्युनिटी में कोई भी नया वायरस आता है, इतने कम समय में 5-10 दिन के में हम नहीं बता सकते हैं। हालांकि WHO के कुछ पहले जो स्टेटमेंट्स आए थे उसमें ये था कि ये माइल्ड है, बट हमने ऐसा भी देखा है कि जयपुर में 9 साल के बच्चा बहुत सीवियर हुआ है। 39 मंथ्स का एक बच्चों को हो रहा है। एक्सट्रीम एजेस के 2 एक महीने की व्यक्ति बच्ची को भी हुआ है। जी 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 राजस्थान में। ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, हमें इससे सावधान रहना चाहिए कि पिछले वेरिएंट्स में नहीं था बच्चों को। तो अभी जो जयपुर की घटना हुई और जो बेंगलोर की घटना हुई है, जो बच्चों में हो रहा है और बच्चों में काफ़ी सीवियर हो रहा है, ये चीज़ें जो है वो समस्या। तो ये आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है ये बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मतलब हमको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है। अब मैं एक छोटा सा जल्दी में आपको बता देता हूँ कि कोरोना वायरस है क्या है। जैसे भी कोई भी वायरस होता है वो बॉडी में आता है। कोरोना वायरस जो है छींक से या रेस्पिरेटरी माध्यम से आपके अंदर आता है और कहीं भी होता है वो लोकलाइज हो जाता है। उसके बाद उसको कहते हैं हाइडस में रहता है, छुप कर रहता है, छुप कर अपनी प्रोजेनी बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है जी।
उनको वो उस वायरस को मार देते हैं। जिनकी इम्यूनिटी ख़राब रहती है, अब ऐसे ही में हमारे पास बच्चे आ गए और बूढ़े आ गए, दोनों एक्सट्रीम एज आ गई, या जो इम्यूनो डिफिशिएंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनके पास पहले से इन्फेक्शन चल रहे हैं, ऐसे लोगों में क्या होता है, जब वो मल्टीप्लाई करके खूब नंबर में आ जाता है, वायरल लोड बढ़ जाता है, तो फिर वो क्या कहते हैं, हमारे मेडिकल टर्म में कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। एक तरीके से इन्फेक्शन फैल जाता है बहुत तेज़ी से, बॉडी में रिएक्शंस होने लगती हैं, फाइब्रो इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन के कारण जैसे डेंगू के सीवियर स्टेज में मल्टी ऑर्गन फेलियर तक संभावना जाती है, वैसे हो सकता है मल्टी ऑर्गन फेलियर तक जा सकता है, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन होता है, शॉक में जा सकता है, आदमी रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, और इसी से सीवियरिटी बढ़ती है। कोरोना जो है हमने देखा फेफड़ों पर अटैक करता था, ये जो वेरिएंट है क्या इसका भी यही नेचर है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जब सांस के माध्यम से जाएगा तो लाजमी बात है कि वो लोकलाइज सबसे पहले लंग में ही होता है। तो लंग्स विल बी द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन इन द बॉडी, बट जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज पे पहुंच जाता है तो ऐसे केसेस देखे गए हैं कि मल्टी ऑर्गन डैमेज या मल्टी ऑर्गन फेलियर या इन सब चीज़ों में भी वो ऐसा हो सकता है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा कि जो कोरोना हमने देखा था उसके सिम्टम्स और जो अभी कोरोना के दो वेरिएंट हैं, क्या सेम ही सिम्टम्स हैं या अलग हैं? देखिए, हाल फिलहाल जो हो रहा है कि दोनों पेशेंट्स में, जो पुराने पेशेंट को अगर हम लेते हैं और नए को लेते हैं, तो सिम्टम जो हैं बहुत ही सिमिलर आ रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस भी आए हुए हैं, जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं, 46 पेशेंट के जिन्होंने ये बयान दिया है, ऐसा दावा हुआ है कि इनके पास सिम्टम भी नहीं हुए हैं, फिर भी इनके ऊपर सीवियरिटी आ गई है। तो यही जो नया वेरिएंट है, इससे हमको बच के रहना है, और सिम्टम वही रहेंगे, फीवर आएगा, जनरलाइज बॉडी पेन रहेगा, ज़्यादा फीवर के कारण जो होता है आपके टेस्ट सेंसेशन जा सकते हैं, आपके स्मेल के सेंसेशन जा सकते हैं, और ज़ुकाम खांसी जो कॉमन कोल्ड में होता है वो तो होगा ही होगा। कॉमन कोल्ड की आपने बात की, चूँकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो जनरली आपको हर दूसरे घर में दिख रहा होगा कि कोल्ड भी हो जाता है इस वाले टाइम पे, वायरल फीवर भी होता है। फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये कोरोना भी हो सकता है? वो अलार्मिंग सिचुएशन क्या है कि हमें जांच के लिए जाना चाहिए? देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे मुताबिक जी। कोरोना को हम वायरल से कैसे, अगर, क्योंकि किसी भी स्टेज में जा सकता है, कोई भी सीवियर हो सकता है, कोई भी नॉर्मल रह सकता है। आप हो सकता है कोरोना में कुछ इलाज भी ना करवाएं और वो अपने आप 5 दिन बाद आपका ठीक हो जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी सीवियर स्टेज पे, काफ़ी मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर तक की स्टेज पे वो जा सकता है। तो ऐसे में क्या करना, मेरे यही निवेदन सबसे रहेगा कि एटलीस्ट टू एटलीस्ट सरकार भी अपना काम कर रही है। सरकार ने अलार्मिंग स्टेज पे सारे अस्पतालों को निर्देश दे दिया है। कुछ नहीं हो सकता है तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोरोना जैसे सिम्टम हैं, तो आप एक नेज़ल स्वैब का या तो रैपिड टेस्ट करा लें। रैपिड टेस्ट आपके हर गली मोहल्ले या पास के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC PHC या फिर किसी भी नॉर्मल अस्पताल में, टर्शियरी 2 लेवल के अस्पताल में हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि आप एक रैपिड टेस्ट तो ज़रूर के ज़रूर करवा लें। उससे जांच ऐसी हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपको फीवर हो रहा है, इज़ इट कोरोना और नॉट। जनरली जब भी किसी को फीवर आता है तो पैरासीटामोल घर में होती है, वो ले लेते हैं, कोल्ड की भी दवाई ले लेते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए इस वक्त पे, या आप कोई मेडिसिन भी आप रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम आज भी वो मंजर नहीं भूले हैं 2020 में, 2021 में ऐसा ही बहुत लोगों ने किया था। बहुत सारे लोगों ने किया था। वो ओवर द टेबल जाके मेडिकल स्टोर से आके दवाई ले लेते थे। एक बड़ा वो चला था, व्हाट्सएप में भी काफ़ी फेमस हो रहा था कि एज़िथ्रोमाइसिन खा लो 3 दिन तुम ठीक हो जाओगे। जी। बट ऐसा होता है जब आप ओवर द टेबल जाते हैं ना, तो मेडिकल स्टोर वाला आपको क्या स्टेरॉयड खिला दे यार, क्या पैरासीटामोल में क्या खिला दे, आपको क्या एनाल्जेसिक स्टेरॉयड खिला दे, तो कुछ समय के लिए तो आपको ठीक लगेगा, और उसके बाद जैसे आप स्टेरॉयड टेपर करेंगे ना, वो दोबारा बहुत बड़ी समस्या बनकर वापस आता है। इसलिए मेरा यह मानना है, आप डॉक्टर के पास जाएं। सरकार ने सुविधाएं रखी हुई हैं इतनी सारी कि आप हर जगह जाके मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो क्यों ऐसे ओवर द टेबल जाना है? थोड़ी सी मेहनत करें, पास के अस्पताल बिल्कुल, जाएं, रिस्क बिल्कुल नहीं डॉक्टर लें, को क्योंकि दिखाएं। कोरोना बिल्कुल फिर से रिस्क नहीं वापस लेना। आ चुका है। बिल्कुल, क्योंकि ये अगर एक को होगा परिवार के ना, तो सबको होगा। तो आपको अपने पिताजी का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है, अपनी बीवी का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए पूरे परिवार का ध्यान रखना है, और ऐसे ये मेडिकल स्टोर जाके स्टेरॉयड ला के कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी इंजेक्शन नहीं लगवाना है। जी डॉक्टर, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन तो हम पहले भी ले चुके हैं, तो क्या वो वैक्सीनेशन अभी भी इफेक्टिव होगी या हमें बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा? देखिए, ये थोड़ा सा मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं ऐसा किसी इन्फ्लुएंसर की तरह तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल व्यू ऐसे बोलूँगा कि
इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन जो बनती है, असल में जो वैक्सीनें कैसे बनती थी, 10 साल 20 साल का शोध होता है। 100 पेशेंट, 1000 पेशेंट, 10,000 पेशेंटों को देखा जाता है, फिर उसके बाद वैक्सीन मार्केट में उतारी जाती है। वैक्सीन मार्केट में उतारे जाने के बाद भी फिर फीडबैक लिया जाता है कि कैसे चल रहा है, क्या उससे लोगों का इलाज हो रहा है या क्या इफेक्ट आ रहा है, उस पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। अगर नहीं होता है तो उस वैक्सीन को वापस ले लिया जाता है। पर कोरोना में जब ऐसी एक खतरनाक वेव आई तो ऐसा हमारे देश में नहीं, किसी भी देश में नहीं हुआ, कहीं ऐसा नहीं हो पाया है। तो क्या किया, जल्दी जल्दी के कारण जो है इतना पूरा जो एक मलेरिया में हम देख रहे हैं कि 70 साल बाद जो है वैक्सीन आई, कब से शोध हो रहा है, कब आई है वैक्सीन। तो ऐसा तो हुआ नहीं है। तो देयर कुड बी अ चांसेस कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि वैक्सीन में जल्दी जल्दी निकलने के कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वैक्सीन हमें लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के जितने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते उससे 10 गुना ज़्यादा वो फ़ायदा प्रोवाइड करती है। तो आपको कहीं ना कहीं जो है मे बी म्यूटेशन आ रहा है, लेकिन एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन का एक टुकड़ा होता है, वो वायरस का बदल गया है, और वायरस तो वही पुराना है। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। और मेरे मुताबिक सरकार अब काम पे लगी हुई है, वो नए वेरिएंट के ऊपर भी वैक्सीन जल्द से जल्द निकालने की पूरी कोशिश करेगी। इसका अपडेट भी आ जाए। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की भी समीक्षा बैठक भी हुई थी शनिवार को, और इसमें कहा गया था कि अस्पताल को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहना है। ये जो हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, अब प्रिकॉशन की भी हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। ज़ाहिर तौर पर पहले भी हम मास्क लगाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, तो मास्क अगर हम लगाएं तो क्या कोई ख़ास मास्क होना चाहिए या कपड़े का मास्क भी चलेगा? कपड़े का मास्क से कोई फ़ायदा नहीं होता है। N95 मास्क, जो कि सरकार ने सबको पहले बता रखा था, N95 मास्क इज़ मस्ट। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अभी जो लोग हैं भारत के, वो मंजर मुझे लग रहा है जल्दी ही भूल गए हैं, क्योंकि हम लोग बाहर देख रहे हैं, मार्केटें चल रही हैं, लोग जा रहे हैं, ये ह्यूमन बच्चों को टेंडेंसी बूढ़ों को होती लेके है, जा वो रहे हैं। जो याददाश्त होती है ना, वो बहुत छोटी हो जाती है। आजकल तो 8 सेकंड में भूल जा रहे हैं लोग। तो ऐसा आपको करना है। और ख़ास तौर पे आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके शुगर है, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम रही है, या बोन मैरो की समस्या रही है, या ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे लोगों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं कि उन पे ये जो नया वेरिएंट है बहुत सीवियर अटैक कर सकता है, बहुत सीवियर डैमेज कर सकता है। तो मेरा ये मानना है, ऐसे लोग को आप प्लीज़ बचा कर रखें और ख़ुद भी बचे रहें। आपको होगा तो आपसे आपके घर वाले हैं, तो आप लोग जो नियम हमने 21 में अच्छे से पालन किए थे और कोरोना से भारत को बचाया था, वैसा ही समय दोबारा आ गया है कि आप खुद से माने, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। बिल्कुल। और देखिए, समझदार व्यक्ति वही कहा जाता है जो अपने इतिहास से सबक ले, और ये इतिहास भी नहीं, अभी तो बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 2-3 साल पुरानी बात है। डॉक्टर ये बताइए, जिसे आपने बताया वैक्सीन को लेकर किस तरह से रिसर्च होता है, किस तरह से वो मार्केट में आती है, हमें ये देखा कि जब कई लोगों ने वैक्सीन ली, उसके बाद इस तरह के लोगों के दिमाग में एक है, अब मिथ है क्या सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्यूरियोसिटी लोगों के बीच में रहती है कि भाई डॉक्टर से ज़रूर आप पूछिए। हमने देखा कि कई लोगों को हार्ट अटैक आया है, क्या उसका कोई वैक्सीनेशन से भी संबंध है? कैसे जिस तरीके से हार्ट अटैक के बढ़े हैं? देखिए, 2 तरीके होती हैं, आप बुरा मत मानिएगा, पर एक होता है प्रेस रिलीज, प्रेस क्या कह रहा है, और एक होता है साइंटिफिक रिसर्च। तो प्रेस में बहुत सारे दावे किए गए हैं कि इससे हार्ट अटैक आया है, और इसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुद बताया कि जो वैक्सीन मार्केट में रिलीज कर दी गई थी वो बहुत जल्दी कर दी गई है। तो जब वैक्सीन निकलती है तो उसका रिव्यू जाता है मार्केट में, आपके 10 साल तक होता है कि एक हेल्दी पेशेंट को लिया जाता है, एक वैक्सीनेटेड पेशेंट को लिया जाता है, उनकी स्टडी चलती है कि चेंजेस क्या आए हैं, क्योंकि हार्ट के रिलेटेड जो संबंधित समस्याएं होती हैं वो तुरंत नहीं आती, समय के साथ आती हैं, देर से आती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई शोध अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि एस्ट्राजेनेका जिसने कोविशील्ड बनाई थी जी, वो रिसर्च कर रही है, उसने ऐसा खुद भी रिलीज़ किया है कि हाँ, हो सकता है इससे कुछ पेशेंट्स के थ्रोम्बस आया है, थ्रोम्बस से एम्बोलाई बनता है, एम्बोलाई से देर आर वेरी केसेस की हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। बट ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है कि वैक्सीन लगाने से हुआ है ऐसा। बट हाँ, जैसे समय समय बीतेगा, 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो हम देख सकते हैं मार्केट में अगर उस पर रिसर्च होती है तो वो चीज़ें निकल कर आएंगी। अब
बाकी जो दावे होते हैं, दावे तो आप जानती हैं 2 साल पहले ऐसे भी हुए थे कि कुछ लोग ने बोला इम्पोर्टेंसी आ रही है। जी। मार्केट में तो कुछ भी व्हाट्सएप पे आप चला देंगे, कुछ भी चल जाएगा, मीडिया में कुछ भी चला देंगे, चल जाएगा। दावों पे नहीं मानना है। मेरे हिसाब से सरकारी जो भी गाइडलाइन निकलती हैं और WHO जो भी गाइडलाइंस देता है उसी को मानना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए जो अफवाहें हैं मार्केट में उनको दूर करने के लिए आपको बुलाया है पॉडकास्ट में। तो डॉक्टर हिमांशु, क्या कोई वेव भी आने वाली है कोरोना की? इस वक्त जो स्थिति आपको दिख रही है, जिस तरह से बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। आज एज ऑफ 26 मई हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये साझा किया है कि 1009 केसेस आए हैं। कल मैंने पढ़ा था 25 मई में 257 एक्टिव केसेस थे। तो एक दिन में जो है ये 3 टाइम्स बढ़ा है। कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वेव आ सकती है। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जैसे ओमिक्रॉन की 3rd वेव के बाद जो कुछ वेरिएंट्स आए हैं वो आके तुरंत सबसाइड हो गए थे। ये बोलना बहुत जल्दी है क्योंकि ये बोलते ही लोगों में पैनिक आ सकता है। वही मैंने बोला कि सुबह से यूट्यूब में आजकल छा चुका है कि लॉकडाउन आने वाला है, रेड अलर्ट आ रहा है। ये बोलना नहीं है, लेकिन पैनिक ना होके सावधान रहने की ज़रूरत है। पैनिक भी नहीं होना है लेकिन बच कर रहना है। जैसा कि हम लोग लड़े हैं, सारे लोग मिल के 2 साल पहले ही लड़े हैं सबने। हालांकि शुरुआत में कुछ लोग नहीं मान रहे थे लेकिन बाद में सबने मिल के सारी गाइडलाइन मान के सब कुछ किया है, कोरोना को हमने हराया है। तो ये फिर से एक मौका है एकजुट होकर रहने का। एकजुट खड़े नहीं रहना है लेकिन एकजुट होना है, दूर रहना है, हाथ धोते रहना है, मास्क पहने रहना है, भीड़ भाड़ को अवॉइड करना है जी, और हाइजीन पूरा मेंटेन करना है। डॉक्टर आपने बताया कि मेडिकल स्टोर पे जाके तो बिल्कुल मेडिसिन ना लें, हल्के में ना लें इस वायरल फीवर को, हो सकता है कोरोना भी हो। लेकिन हम कर क्या सकते हैं घर पर? कुछ घरेलू भी इलाज होगा? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने जैसे बताया कि मेडिकल स्टोर से तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि कोरोना का जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इलाज होता है। पहले सबसे ज़रूरी तो हमारी इम्यूनिटी होती है। उसके बाद कुछ लोगों में कफ आता है तो हम कफ का इलाज करते हैं, कुछ लोगों में कंजेशन आता है तो हम कंजेशन का इलाज करते हैं, कुछ लोगों में उसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन आ जाता है तो हम उसका एंटीबैक्टीरियल का इलाज करते हैं, कुछ लोग को एलर्जी हो जाती है तो हम उसका अलग इलाज करते हैं, कुछ लोग को जो है मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है तो उसका अलग इलाज होता है। तो ये सब चीज़ें जो है मेडिकल स्टोर वालों से संभव नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको कुछ भी ऐसा लक्षण लगे तो आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट डॉक्टर या नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं। बाकी बात आप घर पे क्या कर सकते हैं, तो घर पे जो है हमें आयुर्वेदा को फॉलो करना है। आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। हम सबको, हमारे दादी नानियों को पता है कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। चीनी कम करें, लहसुन हो गया, अदरक हो गई और गिलोई हो गई, ये सब चीज़ों में जो है एंटीबैक्टीरियल या प्रोफिलैक्सिस करने की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों को लें, अश्वगंधा लें, इन सब चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी जो है डेवलप होगी। व्यायाम करें, सुबह सूर्य नमस्कार करें, एक्सरसाइज करें, इतना एक्सरसाइज करें कि आपका पसीना निकले। तो इन सब चीज़ों से क्या है, आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी। इम्यूनिटी बेटर होगी तो वायरस आपका कम इफेक्ट कर सकता है, कम नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो ये सब मैं कहना चाहूँगा कि आप ये करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। और इस पॉडकास्ट में अभी के लिए इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कोरोना से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी डॉक्टर के ज़रिए, तो कमेंट के ज़रिए आप अपनी बात, अपना सवाल ज़रूर रखें और शो को आप कैसे देखते हैं, कैसा लगा आपको, इस पर भी अपनी राय रखें। नमस्कार।